Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 4 of class 9th economics, and the name of chapter is food security in India. As in the previous chapter, we have seen that the poverty is the biggest challenge for lot of the population of our country. Like 21.9% people of our nation is under the below poverty line. So it is required to ensure the food safety to everyone. This is the prime duty of the government, and it also mentioned in the concurrent list of our constitution that this is also the duty of central government as well as state government to ensure the food security throughout the domestic territory or the geographical territory of our nation. So let us continue the chapter. Points to remember: food security. Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all time. देश के अंदर हर व्यक्ति के पास अवेलेबल हो फूड, वो अफोर्ड कर सके, मतलब फूड का रेट भी जायज़ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो, उसकी इनकम से हाई हो जाए, ऐसा नहीं है ना। और ऑल पीपल, देश का हर व्यक्ति फूड को अफोर्ड कर सके। जो मार्केट प्राइस में नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज रेट पे करती है। नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्यों फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, लेट अस सी। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। आपको पता है जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, उसके पास फूड नहीं होता अवेलेबल बहुत से टाइम में। उसको क्या करना पड़ता है, उसके इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपने लिए फ़ूड खरीद सके। क्योंकि देखो आपको पता है इंडिया के अंदर ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस में इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट की प्राइम ड्यूटी बन जाती है कि सबके लिए फ़ूड को इंश्योर करना, ताकि हर व्यक्ति फ़ूड को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। पीपल अबव पोवर्टी लाइन, जो लोग पोवर्टी लाइन से ऊपर हैं, जैसे वो 816 रुपये है महीने का रूरल के लिए और अर्बन के लिए 1000 रुपीज़ है। तो जो लोग इस लाइन से ऊपर हैं वो, हालांकि अब देखो 817 रुपये कमाने वाले को हम ये तो मान नहीं सकते कि वो अच्छा जीवन जी रहा होगा, पर फिर भी गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि कम से कम उसको कम ज़रूरत है। पीपल अबव पोवर्टी लाइन माइट ऑल्सो फील फूड इनसिक्योर, जो अबव पोवर्टी लाइन है वो भी फूड इनसिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल क्लाइमिटीज़, मान लो अगर कोई व्यक्ति अमीर है, बाढ़ आ गई या नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ गई, सब बर्बाद हो गया, तो उसके सामने भी चैलेंज आ सकता है फूड सिक्योरिटी का। अर्थक्वेक के दौरान, ड्रॉट्स के दौरान, फ्लड्स के दौरान, सुनामीज ईटीसी, और इवन अब तो मैन मेड, जैसे ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, पैलेस्तीन में हो गया, ईरान इजराइल हो गया है ना, या यूक्रेन रशिया हो गया, तो लोगों के सामने फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आ सकता है। फूड इनसिक्योर ग्रुप और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अब बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो फूड इनसिक्योर हैं। गाँव में भी दिख जाएंगे ये ग्रुप और शहर में भी दिख जाएंगे। जैसे रूरल एरिया में स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, या जो छोटे किसान हैं, मतलब 1-2 बीघे वाले, 3 बीघे वाले, वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसन, वेवर्स, पोर्टर, ब्लैक स्मिथ, लोहार, बुनकर, ये सब हो गए। प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज, जैसे बार वॉशरमैन ईटीसी, क्योंकि इनकी कमाई बहुत मिनिमम होती है। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डिस्ट्रीट्यूट्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, और उनकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो अपना सर्वाइवल कर सकें। क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट 5% से भी अबव है, मतलब जो चीज़ इस साल 100 रुपये की अगले साल वो जाहिर सी बात है 105 रुपये तक की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारे देश का ग्रोथ रेट कितना है, 1.2% पर ईयर है, ठीक है ना। वहीं हम पाकिस्तान से कंपेयर करें 2.1 है पाकिस्तान का, और चाइना का 0.5% है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हर साल जब 1.5 से 2 करोड़ लोग बढ़ेंगे और रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आएगा। इन अर्बन एरियाज़, पर्सन एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस, मतलब जैसे कैजुअल लेबरर्स हो गए, या ऐसे जगहों पे काम कर रहे जो लोग शहरों में, जहाँ पे तनख्वाह 7,000 या उस बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, सर्वाइवल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। Hunger is an aspect of not just indicating food insecurity and poverty but also brings poverty। अब देखो भूखमरी जो होती है, या वो किस कारण से होती है, फूड इनसिक्योरिटी और पुअर्टी की वजह से। पर भूखमरी जो है, हंगर जो है, वो पुअर्टी भी लाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो वो काम पे जाएगा कैसे, वो अपने लिए संसाधनों को कमाएगा कैसे,
वो भी उसके सामने चैलेंज हो जाएगा। और जब वो कमाएगा नहीं तो वो पुअर्टी में क्या हो जाएगा, और ग्रस्त हो जाएगा, पुअर्टी साइकिल में फंसता चला जाएगा। ये भी बहुत सी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर की हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो हेल्थ एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत कम है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर देख लो कितने मतलब कि भीड़ रश है ना, डॉक्टर्स की कमी है, तो वो सब चीज़ें अलग एस्पेक्ट में हैं, पर फिर भी उनका कहीं ना कहीं प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। The attainment of food security involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आज भुखमरी चल रही है, हंगर है, उसको ख़त्म करना और फ्यूचर में हंगर के रिस्क को कम करना। मतलब आज हमारे पास इतना है कि आज की कोई भूखा नहीं रहेगा और फ्यूचर में भी कोई भूखा ना हो, उतना हमें अपने आप को डेवलप करना है, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट करती भी है बहुत तरीक़ों से, जैसे पीडीएस सिस्टम हो गया, बफर स्टॉक हो गया, वो सब हम आगे देखेंगे। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशनल। अब क्रॉनिक भी होते हैं इसके प्रभाव और सीजनल भी। लेट अस सी। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर ड्यू टू वेरी लो इनकम। क्रॉनिक हंगर में गरीब व्यक्ति जो है वो क्रॉनिक हंगर से ग्रस्त होता है क्योंकि साल भर उसकी कमाई तो कुछ होती नहीं या कम होती है, तो उसको ऑल द टाइम वो फूड इनसिक्योर है। अगर उसने सुबह का खा लिया तो ये नहीं पता कि वो दोपहर का खा भी पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी कमाई नहीं है कि एक दूसरे वक्त का वो फूड सिक्योर कर सके। इन रूरल एरियाज सीजनल होती है, जैसे फसलें कट के आती हैं तो फूड्स होते हैं अवेलेबल, फूड ग्रेन्स होती हैं अवेलेबल, पर जैसे ही फसलें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि छोटा किसान है 1-2 बीघे वाला, उसके पास ही लागत के लिए पैसे नहीं है, चलो लागत ले लवा के भी वो करेगा तो मान लो 3-4 कुंटल हुआ, उसमें से 1-आधा कुंटल तो लागत में ही निकल जाएगा। फिर तो ऐसे में क्या होते हैं, ये सीजनल होते हैं, मतलब कि जब फसलें आई तब तो वो ये फूड सिक्योर हो गए और जब फसलें ख़त्म हुई अगली फसल तक आने तक फिर से फूड इनसिक्योर हो गए। इन अर्बन एरियाज़, शहरों में सीजनल हंगर ओकर्स, शहरों में भी सीजनल हंगर्स होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होती हैं। कई बार क्या होता है, मान लो जैसे वर्क है तो इन्हें पैसे मिलते रहते हैं, ये अपना खाना फूड सिक्योर कर लेते हैं। और जैसे मान लो बारिशें हो रही हैं, जब मानसून सीज़न है, अब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम तो चलता नहीं, तो इन मज़दूरों को बुलाया जाता नहीं, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि पैसे मिलते नहीं, जब काम ही नहीं किया तो पैसे कैसे मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ना ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं, ऑर्गेनाइज में तो कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे तो चाहे कुछ भी हो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इंडिया को ज़रूरत क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बनने की, और हम है भी, ऐसी बात नहीं है कि हम, पर हमारे यहाँ ना प्रॉपर चैनलाइजिंग का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग आज भी हमारे देश में फूड इनसिक्योर्ड हैं। टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन, इसके लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा क्योंकि जो गरीबी भी हमारे देश में बढ़ रही है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो फूड हमें सबका ज़रूरत भी पूरा करना है। टू फाइट अगेंस्ट, इंडिया को क्यों फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनने की ज़रूरत है, ताकि ड्रॉट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ETC ये सब ना आए। जैसे बंगाल के अंदर आया था ना ड्रॉट, 3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, तो वो सब चीज़ें ना हो। या फिर चाइना के अंदर आया था 1970s में, 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, 3 करोड़ लोगों की, तो वो सब चीज़ें ना हो। उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन अवेलेबल हो। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, अब हम देखो जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जैसे 1950 से लेके 1966 के बाद तो चलो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, MS स्वामीनाथन, वो सब चीज़ें हुई थी, पर 1990s तक हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे US से और आज़ादी से पहले ब्रिटेन से। अब देखो जब हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते हैं ना तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे ख़त्म होते हैं। तो अगर हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे देशों पे, और साथ में हमारा जो प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व है वो भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हमारे पास पर्याप्त होगा, तो जो इन्फ्लेशन रेट है हम उसको भी काउंटर कर सकते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है, देखिए बफर स्टॉक होता है, जैसे फसलें कट के बाज़ार में आई तो सरकार एक MSP मतलब इशू करती है। MSP को ना प्राइस फ्लोर भी बोला जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, किसान के पास ना चॉइस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये MSP ना गवर्नमेंट फसलें बोने से पहले तय करती है। जैसे मान लो इस बार गेहूं का रेट 2000 रुपये निकाला क्विंटल का, तो अब किसान के पास चॉइस है, अगर बाज़ार में 2000 रुपये से ज़्यादा का बिकता है किसान का तो बाज़ार में बेच ले, नहीं तो फिर किसान क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को बेच सकता है ना। अगर मान लो बाज़ार में 1900 चल रहा और गवर्नमेंट ने MSP 2000 तय कर रखा, तो किसान अब गवर्नमेंट को बेच सकता है, गवर्नमेंट उसको खरीदती है, फिर PDS सिस्टम के ज़रिए या और वेरियस स्कीम के ज़रिए पुअर तक पहुँचाती है।
अच्छा, इसमें भी फिर लूप होल्स हो जाते हैं कि किसान क्यों नहीं वहाँ अप्रोच करता, फिर भी गवर्नमेंट की सरकारी जो मंडीज़ हैं बहुत कम अप्रोच करते हैं, सिर्फ 10% जाते हैं लोग। ये भी एक डाटा है, जितना भी प्रोडक्शन होता है 10% सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाता है, 90% बाजार में ही बिकता है, भले ही चाहे कम रेट पे। क्यों? क्योंकि देखो अब गवर्नमेंट को डाला है कि वो अब उसको किसान को तो पैसे की ज़रूरत है, पर गवर्नमेंट का पैसा जनरली 4 महीने 6 महीने में आता है, तो वो बाज़ार में सोचता है कि चलो 100 रुपये कम में ही सही यहीं बेचो इसे। ऐसे में फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है ना। तो बिग ट्रेडर्स या जो बाज़ार में व्यापारी होते हैं, आड़ती होते हैं, वो कमाते हैं इसमें बढ़िया पैसा। तभी तो। और फिर हमारे यहाँ पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से भी, क्योंकि फसलें कट के आती है बाज़ार में, रेट गिर जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम होती है, रेट गिर जाता है। फिर जब शॉर्टेज होती है बीच में, उस टाइम रेट हाई होता है, उस टाइम ट्रेडर बढ़िया पैसा कमाते हैं, किसान नहीं कमा पाता क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती हमारे देश में, है ना। जितने अब भी अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, 27,000 सरकारी मंडियों की ज़रूरत है इस देश में, और जितनी है उससे ज़्यादा। बफर स्टॉक की बात करें, इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स का स्टॉक जो प्रिक्योर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और द फूड कॉरपोरेशन इंडिया और राज्य की भी होती हैं वो, ठीक है ना, FCI, मतलब फूड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट्स, फूड सप्लाई एंड इस तरह से करके हर राज्य में होता है। द FCI परचेजेज वीट एंड राइस, खरीदती हैं गवर्नमेंट किसानों से, ठीक है ना, सरप्लस स्टेट्स में प्री अनाउंस्ड प्राइस, मतलब फसलें बोने से पहले होता है ये रेट, और इसको क्या बोलते हैं, MSP। यहाँ पे आप प्राइस फ्लोर भी लिख लेना, ठीक है। किसी चीज़ का मिनिमम प्राइस प्राइस फ्लोर भी होता है, और किसी चीज़ का मैक्सिमम प्राइस होता है प्राइस सीलिंग, CEILING, मैक्सिमम रेट प्राइस सीलिंग, मिनिमम रेट प्राइस फ्लोर। द ग्रेन्स स्टोर्ड इन बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेफिशिएट एरिया, जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे इसको भेजा जाता है उन इलाकों से जहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ से खरीदती है सरकार और कहाँ भेजती है, जहाँ पे कम होती हैं फसलें। नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए। एंड अमंग द पुअर स्टार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर दैन द, और गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को जो समाज के अंदर निचले तबके पे गरीब व्यक्ति है उसको भी इसको देती है इशू प्राइस पे। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल किसान से सरकार 20 रुपये किलो खरीद रही, पर कोटे पे जरिए ये जो गवर्नमेंट राशन शॉप्स होती हैं, वाइट राशन कार्ड होल्डर या पिंक राशन कार्ड होल्डर्स को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से बेचती है। और अब तो कोरोना के बाद से फ्री में ही चल रहा है ये, है ना, वो भी नहीं ले रही है गवर्नमेंट। सब्सिडी क्या होती है, एक तरह की मदद जो सरकार करती है, ठीक है। जैसे मान लो 20 रुपये है, पर कोटे पे गवर्नमेंट राशन शॉप पे कितने रुपए में मिल रहा, 2 रुपये में, तो 18 रुपये की सब्सिडी दे रही सरकार। फाइनेंशियल असिस्टेंस is a payment that a government makes to a producer to supplement the market price of a commodity। मार्केट प्राइस को कम करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है प्रोड्यूसर्स को। इट कीप्स, ताकि बाज़ार में रेट कम रहे। और फिर जैसे अभी दिल्ली में प्याज के रेट बहुत बढ़े हुए हैं इन दिनों, तो गवर्नमेंट ने प्याज को मंगाया है दूसरे राज्यों से। तो क्यों मंगाया गया है, ताकि वो रेट जो इन्फ्लेशन आया हुआ है प्राइस के प्राइसेस में वो गिर जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे करती है, ठीक है ना। कई बार गवर्नमेंट डायरेक्ट खरीद के बाज़ार में सप्लाई बढ़ाती है, या फिर कई बार गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देके, जैसे फर्टिलाइज़र्स पे हो गया या अदर मार्केट चैनल्स के ज़रिए कम रेट को रखने की कोशिश करती है। रेशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940s। 1940s में बंगाल के अंदर क्या था, बहुत ही ज़्यादा भुखमरी आई थी, मैंने अभी आपको बताया भी। बट वाज रिसीव्ड इन द वेक ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले बंगाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा भुखमरी आई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखना, 1966-67, MS स्वामीनाथन इंडिया के लेवल पे, और वर्ल्ड के लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग, इन दोनों का नाम याद रखना। वीट राइस मेजर क्रॉप थी, फिर बाजरा, जवार और मेज़ भी ऐड हुआ। लिमिटेड क्रॉप्स हैं, हाई एक्सपेंसिव थे ये। सीड्स आर्टिफिशियल सीड्स थे, और HYV सीड्स इनके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस हुए। इनको मिरेकल सीड भी कहा जाता है, ठीक है। अराउंड मिड 1970s 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशंस प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस। गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए ताकि वो गरीबों तक फूड सिक्योर कर सकें उनको भी। PDS सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इन तीनों के नाम याद रखना और ईयर आप लिखना कमेंट बॉक्स में। और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, मतलब कि उसमें क्या होता था, सरकार काम भी करवाती थी। अब इवन एक और अच्छी स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट ये सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम है, वो भी एक तरह की फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी कह सकते हो, ताकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की क्या कमी ना हो। लेट अस सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS।
refers to a system through which the food procured by the FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब तो वन नेशन वन राशन कार्ड वाला कंसेप्ट भी हो गया। पहले क्या होता था, बहुत से राज्यों में जो वर्कर्स होते थे वो एक राज्य में रजिस्टर्ड होते थे राशन कार्ड उनका, पर दूसरे राज्यों में काम कर रहे होते थे जिससे वो नहीं खरीद पाते थे। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, वन नेशन वन राशन कार्ड, आपका राशन कार्ड कहीं का भी है, आप राशन कहीं से भी ले सकते हैं गवर्नमेंट शॉप से। दैट इज़ आल्सो अ गुड थिंग, है ना। और इवन अब तो वो डिजिटल वाला कंसेप्ट भी आ गया। पहले तो रफ साइन कराते थे, उसमें कोटे वाले कई बार गड़बड़ कर देते थे, पर अब तो अंगूठा लगता है ना, उस पर फिंगरप्रिंट लगता है कि, और उससे गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड पहुंच जाता है एग्जैक्ट कि कितने लोगों ने लिया और कितनों ने नहीं लिया। तो प्रिक्योर्ड बाय एफसीआई इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स के ज़रिए जो एफसीआई है वो लोगों को फूड देती है, फूड क्रॉप्स देती है ना, फूड ग्रेन्स, ठीक है। राशन कार्ड बनते हैं इसमें। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप हैं हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, जो फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। विच कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर तो देखो जनरली 1 किलो मिलते हैं, वो भी गुलाबी राशन कार्ड वालों को, ठीक है, पर बीपीएल राशन कार्ड वालों को शुगर नहीं मिलती, वो गुलाबी वालों को मिलती है, वाइट वालों को नहीं। और एपीएल कार्ड तो अब ख़त्म ही कर दिए, मतलब कि अबव पॉवर्टी लाइन वालों को तो मिलता ही नहीं है। विच कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुगर ETC विच आर सोल्ड एट लोअर देन द मार्केट प्राइस, से कम, मैंने बताया ना 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। इसमें महीने में ना 5 किलो मिलता है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का प्रावधान, ऐसा कुछ है। तो 3 तरह के राशन कार्ड थे। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट, इनको पिंक कार्ड भी बोलते हैं, पिंक राशन कार्ड, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। बीपीएल कार्ड वाइट राशन कार्ड होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल अदर्स। पर अब एपीएल वाला तो बहुत से राज्यों में ख़त्म ही कर दिया कंसेप्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका ईयर याद रखना 2013, ठीक है, वाज पास्ड टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइस टू 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये कानून बना। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन ऑटोनोमस ग्रुप ऑफ पीपल who unite to at their own will to meet their common economic, social and cultural needs through a jointly owned and democratically controlled company। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जिसमें ना एक कोई पर्टिकुलर मेंबर नहीं होता, ज़्यादा भी हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है ना, ऑर्गेनाइज में 10 का है, मिनिमम 10 वर्कर्स का। तो इसमें लोग एक साथ मिल के क्या करते हैं, डील करते हैं। इसमें ना बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है किसानों की जनरली, अगर वो, क्योंकि सब एक साथ मिल के सोल्ड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है यहाँ पे, और वो जिस रेट पे चाहें उस रेट पे फिर बाज़ार में चीज़ों को बेच सकते हैं। पर इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बहुत कम है। दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करती हैं और इंश्योर करती हैं फूड सिक्योरिटी कि हर व्यक्ति को, मतलब कि लो प्राइस पे प्रोवाइड हो। अमूल मदर डेयरी इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे यहाँ अमूल पहली थी ना गुजरात के अंदर, आनंदा में, याद रखना, ठीक है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहा अमूल का, मतलब, और इसका ना कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, 1500 से ज़्यादा फार्मर्स इसके मालिक हैं, मतलब कि वो इसमें अपना, मतलब कि डेयरी दूध को प्रोवाइड करवाते हैं जो भी उनके पास कैटल्स हैं या आसपास के एरिया से कलेक्ट करके, और फिर इसमें उनको अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं क्योंकि कलेक्टिव तरीका है ना। आप मेरे को ये बताना कि ये जो मिल्क रिवॉल्यूशन था इंडिया के अंदर कौन लाया था, जिसको हम वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंक्रीज्ड और गोल्डन रिवोल्यूशन भी बताना मेरे को, हॉर्टिकल्चर के लिए जो था। चलो मैं ये बता देता हूँ उसका, तो निरपक्तु तेज, ऊपर इसका आप मेरे को बताना मिल्क रिवोल्यूशन किसने शुरू किया था, या ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसको। द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो MS स्वामीनाथन है। विच इंट्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स था इसमें, HYV सीड ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको बताता हूँ, नेगेटिव भी। पॉजिटिव एस्पेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का ये था कि इसके आने के बाद हमारे देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना, अब हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी बाहर से फूड ग्रेन्स की। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, HYV सीड बहुत महंगे थे, कीड़ा बहुत जल्दी लगता था, केमिकल फर्टिलाइज़र डालना पड़ता था, मिट्टी की फर्टिलिटी ख़राब होती थी, फूड लाइफ इसमें क्या आती, दवाइयाँ लगती थी तो ज़्यादा हो जाती, पर अनहेल्दी फूड था वो, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। और शुरुआत में पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में, और बाद में फिर सेकंड फेज़ में पूरे इंडिया में। पर इसमें ना लिमिटेड क्रॉप्स भी हैं, एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है।
इन इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संस्था डाटा इकट्ठा करती है, पर अब इसका नाम बदल के ना NSSO प्लस CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन दोनों को इकट्ठा करके ना NSO बना दिया गवर्नमेंट ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, देख लेना वो एक बार आप। ये संस्था अब डाटा इकट्ठा करती है NSO, ये आप याद रखना। फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस फॉर इंश्योरिंग, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फीचर्स चलाए, जैसे PDS सिस्टम है ना 1992 में यूनिवर्सल सब के लिए था। फिर रैम्पेड PDS सिस्टम को वो किया गया, रिमोट और बैकवर्ड इलाकों में पूरे देश के चलाया गया ये दोबारा से 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से भी और स्टेट PCS एग्ज़ाम से भी, ये याद रखना। टारगेटेड PDS सिस्टम 1997, BPL और APL। अंत्योदय अन्न योजना 2000 सन में चली थी, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, वो पिंक राशन कार्ड। अन्नपूर्णा योजना 2000 सन में इन सीनियर सिटीजन्स को इसमें किया गया था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। ये सब योजनाओं के नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग चैप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी? You can write this answer very easily. When was the Great Famine of Bengal occurred in India? You can also write this. I have mentioned it's in the notes. Name any two state of India facing food scarcity. दो राज्य जहाँ पे फूड स्कारसिटी है इंडिया के अंदर, है ना, ये आप बता सकते हैं इजिली। स्टारवेशन मीन्स हंगर, है ना, या भूखमरी, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन अवेलेबल ना हो। लिस्ट टू फैक्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, दो फैक्टर्स बता सकते हैं फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरी है। बफर स्टॉक, जब गवर्नमेंट MSP पे खरीदे। PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राशन कार्ड, 3 तरह के, BPL, अंत्योदय अन्न योजना, और फिर आप तीसरा लिख सकते हैं APL। वैन कुड जनरल पब्लिक सफ़र विद फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल क्लाइमेटीज, और आप कह सकते हो इसमें इन्फ्लेशन रेट ये है ना। रेशनिंग सिस्टम स्टार्टेड कब हुआ, ये भी आप लिख सकते हैं इजीली, मैंने मेंशन किया है नोट्स में। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, है ना, जैसे मतलब कि आप लिख सकते हैं इसमें MG नरेगा हो गया या फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो गया। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फेयर प्राइस शॉप, क्यों है, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी फूड को एक्सेस कर सके। टारगेट ग्रुप ऑफ APY के अंदर कौन से लोग आते हैं, अन्नपूर्णा योजना के अंदर, ये मैंने अभी बॉक्स में बताया था, सीनियर सिटीजन्स हो गए, है ना। गवर्नमेंट गिव सब्सिडी क्यों देती है, ताकि गरीब और मार्जिनलाइज लोगों के का भी एक्सेस हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए उनके लिए भी फूड। दीज आर द 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन, आप इनके भी आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। और दीज आर सम मोर क्वेश्चंस। तो आज हमने अपनी जो इकोनॉमिक्स है वो भी कंप्लीट कर लिया, अब हम अपनी सिविक शुरू करेंगे 9th क्लास की बहुत ही जल्द। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। और फूड सिक्योर भी करना है ना, वेस्ट नहीं होने देना उसको, ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।